अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बहुत खुशबाश होंगे और अपने काम खैरो आफियत से अंजाम दे रहे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि जब स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जब वो अपना माइंड मेकअप करते हैं कि हमने बाहर जाना है और स्टडीज़ करनी है, तो कंट्री को चूज़ करते हुए उन्हें क्या चीज़ डिसाइड करनी चाहिए। मैंने अपनी कंसल्टेंसी की फील्ड में ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि एक स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। उसने सिर्फ एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाई होती है अपनी कि मैं बाहर जाऊंगा, शायद मेरा एक जो है ड्रीम लैंड होगी, मुझे लैंड करते ही सारी जो एम्स और जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने सोचे हुए हैं वो मैं अचीव कर लूँगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। एक तो यह है कि हर बंदा वो कनाडा को टॉप ऑफ द लिस्ट रखता है। वो चाहता है कि मैं कनाडा चला जाऊं, चाहे वो मैट्रिक पास ही क्यों ना हो या उसने मैट्रिक भी ना किया हो। तो हर बंदा जो है ना वो बस कनाडा को प्रीफर करता है। और कनाडा जो है स्टडी डेस्टिनेशन में नंबर 1 पे कनाडा है, फिर नंबर 2 पर यूके और यूएसए हैं और नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया है कोविड के बाद से। अच्छा, अभी हम ये तो सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे और हम अपनी डिज़ायर्ड जो भी मोटिव्स हैं उनको अचीव कर लेंगे, मगर हम उस पर होमवर्क नहीं करते। क्योंकि हम उस पर होमवर्क नहीं करते तो हम बहुत सारी चीज़ों को आइडियलाइज करके चल रहे होते हैं और हम हर चीज़ जो है ना वो बस एक इमेजिनरी सेंस में लेते हैं। जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी, जो चीज़ लैक करती है हमारे स्टूडेंट्स में, वो ये है रिसर्च। बच्चे जो हैं वो रिसर्च नहीं करना चाहते। इवन यहाँ पाकिस्तान में लोकली भी अगर कोई यूनिवर्सिटी बच्चे को कोई रिसर्च के लिए या कोई प्रोजेक्ट देती है करने के लिए, तो बच्चे को होता है कि वो इंटरनेट की हेल्प से या वो दूसरे लोगों की हेल्प से उसको पास आउट कर ले और उस पर जो है वो अपना काम कर ले। वो खुद से उस पर मेहनत नहीं करता, वो खुद से उसकी पेन नहीं लेता, बहुत कम बच्चे लेते हैं। तो इसी तरह जब आप बाहर जाने के लिए सोचते हो तो आपने कोई होमवर्क नहीं किया होता। इवन बच्चे जो हैं उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को ही सही से कंपाइल नहीं किया होता। तो जब आप नंबर 1 जब आप बाहर जाओगे तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो ये सोचना है कि आपका जो प्रोफाइल है, जो आपने अपनी डिग्रीज ली हैं, जो आपकी स्टडी आपने कंप्लीट की है, किस साल में की है, और आपके जो फाइनेंशियल जो है फंड्स हैं, जो आपका स्पॉन्सर है, आपने अपनी डिग्री, ठीक है, उसकी ईयर ऑफ कंप्लीशन, उस डिग्री के बाद अगर कोई एक्सपीरियंस है वो, और उसके बाद जो आपका स्पॉन्सर है, ठीक है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने एक कंट्री डिसाइड करनी होती है। और जब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने कंट्री डिसाइड करनी होती है तो उसमें आपने अपने वो जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं या आपका ख्वाब है, लेट्स से कि अगर आपने कनाडा जाना है तो इंटरमीडिएट वाला जो बच्चा है या एफएससी वाला बच्चा है, सबसे पहले तो उसके कोई साइंस के सब्जेक्ट या कोई टेक्निकल सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो उसने पढ़े हों। तो आर्ट्स के सब्जेक्ट वाला बच्चा नहीं होना चाहिए। फिर उसके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए। अगर इंटरमीडिएट वाला बच्चा है तो उस इंटरमीडिएट वाले बच्चा जो है उसकी स्टडी में गैप नहीं होना चाहिए, और उसके पेरेंट्स जो है उसको फाइनेंशियली बच्चों को वो अच्छे से सपोर्ट कर सकें, एसटीएस स्कीम में अप्लाई कर सकें, ठीक है, वो बच्चे को सपोर्ट कर सकें। वो खाली एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ना हो कि बस बच्चा कनाडा चला जाए, उसका प्रोफाइल भी उससे मीट करना चाहिए। इसी तरह जब ऑस्ट्रेलिया जाना है या यूरोप में जाना है, सब कंट्रीज़ में, तो आपने ये देखना है कि वो कंट्रीज़ किस तरह के स्टूडेंट को, किस तरह की डिग्रीज़ को और किस तरह के स्पॉन्सर को एक्सेप्ट करती हैं। ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2, आपने ये देखना है कि लैंग्वेज बैरियर। अब लैंग्वेज बैरियर इज़ अ बिग डील ना। जब आप बाहर जाते हो तो पाकिस्तान में जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं तो हमेशा उनको ये प्रीफर करती हूँ कि वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री को चूज़ करें बाहर जाने के लिए। उसमें एक बहुत अहम चीज़ है, अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, अब हम बाइलिंगुअल नेशन है, हमें या तो उर्दू आती है या हमें इंग्लिश आती है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उर्दू और इंग्लिश से है। तो उर्दू और इंग्लिश, उर्दू तो पाकिस्तान में ही रह गई। अगर हमने बाहर जाना है तो अब हमने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ को प्रीफर करना है। अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ को प्रीफर करना है तो उसमें यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके आ जाता है। अच्छा, अब इनको प्रीफर करना है तो उसका फ़ायदा क्या है? अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो इन्हीं कंट्रीज़ में जाने का फ़ायदा है बेसिकली हमें। वो क्या? क्योंकि द डे यू लैंडेड देयर you can seek a job, you can communicate with people, you can make friends, you can move around, you can do anything you want. तो
ये है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री का फ़ायदा। फिर बहुत सारी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आपको पोस्ट स्टडी वर्क भी मिल जाता है डिग्री कंप्लीट करने के बाद, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अब यूके भी है, न्यूजीलैंड है, तो जो यूएसए है उसमें भी आपको जो है वर्क मिल जाता है स्टडी के बाद। तो अब ये सब चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना होता है। आपने ये नहीं कहना होता कि जी हमें यूरोप भेज दो, हमें फलानी कंट्री भेज दो, फलानी कंट्री भेज दो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप प्रीफर करो कि आप जो है वो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूजीलैंड ही जाओ। अच्छा, एक तो ये हो गया कि आपने प्रीफर कौन सी कंट्रीज़ को करना है। अगर आप अफोर्ड करते हो तो आपने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ को ही प्रीफर करना है या प्रीफर करना चाहिए। फिर तीसरी बात ये आ जाती है कि रिलेटिव्स। अब ये बहुत सारे जो हर्डल्स हैं हमें इस तरह से पेश आते हैं कि एक बच्चा है, अगर उसका रिलेटिव कोई कनाडा में ही रहता है तो बच्चा कभी प्रीफर नहीं करता कि वो यूके या ऑस्ट्रेलिया जाएगा, जबकि बच्चे का डॉक्यूमेंट्स, उसके फाइनेंशियल्स, उसका सारा कुछ अगर यूके से मैच करता है तो वो यूके वाला बच्चा यूके में नहीं जाना चाहेगा क्योंकि मेरा रिलेटिव जो है वो कनाडा में रहता है। तो ये एक हर्डल है। जो रिलेटिव्स होते हैं आपके, नो डाउट अगर आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छी है, अगर बॉन्डेज अच्छी है और वो आपको हेल्प कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको उनको कंसिडर करना चाहिए। मगर आप एक बाहर की कंट्री जा रहे हो अपना फ्यूचर बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके खुद के लिए क्या बेटर है। आपको उस प्रोफाइल पे कनाडा वीज़ा देगा या नहीं देगा। आपको यूके देगा तो आप कनाडा अप्लाई करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, आप यूके को कंसिडर करो। क्योंकि रिलेटिव्स के पास आप रह तो नहीं सकते, रिलेटिव्स के पास आप कितना अर्सा रहोगे वहाँ पे। तो घर इतने छोटे छोटे होते हैं और लोग इतने ज़्यादा बिजी होते हैं अपनी लाइफ में कि वो आपको पाकिस्तान में जैसे एक इंसान जॉइंट फैमिली में या फैमिली के साथ मिलकर रहता है वैसा सब कुछ आप बाहर नहीं कर सकते। कोई आपको खाना पकाकर डेली नहीं देगा, कोई आपकी आओ भगत नहीं करेगा, कोई आपकी मेहमान नवाजी नहीं करेगा। आपने ये सब चीज़ें खुद से करनी है। तो आपने रिलेटिव्स को क्या करना है अगर आपका प्रोफाइल ही वहाँ जाने वाला नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप जो है ना ये जो रिलेटिव्स वाला मैटर है ना इसको जो है साइड पे किया करें। सबसे पहले अपने प्रोफाइल को देखा करें कि आप अपने बलबूते पे क्या कर सकते हो। फिर कुछ रिलेटिव्स यहाँ पे बच्चों को नेगेटिव कर देते हैं। जैसे एक बच्चा जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है या यूके जाने वाला है तो उसके यूके में जो रिलेटिव्स हैं वो कहते हैं कि यार यहाँ पे तो जॉब ही नहीं है, यहाँ पे तो ये नहीं है, वो नहीं है, तुम आकर क्या करोगे। तो अल्लाह उनसे पूछे कि यार तुमने वहाँ जाकर क्या किया है, तुमने अपना फ्यूचर कैसे बनाया। अगर तुम नेगेटिव कर रहे हो उस बच्चे को तो तुम खुद वहाँ पर जो है वो क्या कर रहे हो। तुम्हारा जो लाइफस्टाइल है जिसको तुम अपने रिलेटिव्स को दिखाते हो या तुमने अपना फ्यूचर वहाँ पे बनाया है, तो वाई कि आप एक नेगेटिव थॉट देते हो उस बच्चे को जो आपसे मशवरा करता है सिर्फ इसलिए कि आप उसके रिलेटिव्स हो। फिर सेकेंडली पाकिस्तानियों को मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है जो कि बहुत हेल्पिंग नहीं होती अपने लोगों के लिए। हम लोग सॉरी टू से बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नहीं है। जो इंडियंस हैं ठीक है, उनमें मैंने देखा है कि वो तो पूरे के पूरे गांव और शहर और पूरे जो अपने लोग हैं ना वो सपोर्ट कर करके, आपको पता है कि इंडियंस जो हैं इस टाइम आईटी की फील्ड में इवन इंटरनेशनल स्टडी डेस्टिनेशन में इंडियंस स्टूडेंट जो हैं बहुत फेमस हैं और प्रायोरिटी हैं और नंबर 1 हैं ये सारी की सारी कंट्रीज़ में। तो इंडियन समहाउ एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बीइंग अ पाकिस्तानी प्लीज़ हमें अब मैच्योर हो जाना चाहिए और हमें अगर हमारा कोई रिलेटिव या कोई बच्चा बाहर पढ़ने के लिए आ रहा है तो और हम इसको जॉब में या किसी भी चीज़ में हेल्प कर सकते हैं तो हमें उसको हेल्प करनी चाहिए और उसको पॉजिटिविटी देनी चाहिए, नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है इंटरव्यू प्रिपरेशन। और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपकी तैयारी या आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट। बहुत सारे बच्चे आइल्स देने से या प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम देने से रिलक्टेंट होते हैं और वो सिर्फ इसीलिए कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री को चूज़ नहीं करते क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि वो आइल्स दें। और वो आइल्स ना देने की वजह से या कोई भी प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम को पास करने से रिलक्टेंट होने की वजह से एक बहुत ही पुअर स्टडी डेस्टिनेशन अपने लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं अगर आपको टर्की बोलूँ, टर्की एक बहुत ही पुअर कंट्री है और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही समझ लें कि जिसका इनकम लेवल लो हो या जो किसी अच्छी कंट्री में ना जा सकता हो तो उसको हम टर्की प्रीफर करेंगे जाने के लिए। तो एक बच्चा जो कि अच्छा और ब्राइट स्टूडेंट है वो क्यों टर्की जा रहा है, वो किसी अच्छी कंट्री में जाए। वो इसलिए जा रहा है जी कि वहाँ पे जो है उसको इंग्लिश एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, उसको ऐसे ही हंगरी चला जाएगा क्योंकि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी
जो है एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। फिर बच्चे जो हैं वो यूरोप की किसी और, जैसे साइप्रस है, ठीक है, साइप्रस, टर्की, हंगरी, तो ये सब कंट्रीज़ इसलिए ज़्यादा फेमस हैं, इनमें स्टूडेंट इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पर आपको आइल्स या कोई प्रोफेशनसी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तो समहाउ बीइंग अ कंसल्टेंट, और मैं भी इस फील्ड में हूँ और मैं ये चीज़ इम्पोर्टेंट समझती हूँ कि हमें अपने स्टूडेंट को गाइड करना और समझाना बहुत ज़रूरी है। और बाज़ औक़ात कोई ऐसी कंट्री जो उनके लिए बिल्कुल भी हरगिज़ हमें रिकमेंड नहीं करनी चाहिए और उनके लिए अच्छी नहीं है, और उस पर उनका वीज़ा जो है बहुत स्टेक पे चला जाता है, वीज़ा रेशो बहुत लो है, तो हमें उसको बिल्कुल भी उसके लिए इनकरेज नहीं करना चाहिए या उसको ड्रीम्स नहीं दिखाने चाहिए। उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टूडेंट को हमें बताना है कि उसका फ्यूचर इस कंट्री में नहीं है या उसका वीज़ा इस कंट्री में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। काफ़ी अरसे के बाद मैं कैमरे पे आई हूँ और मुझे टाइम मिला कुछ बात करने के लिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मज़ीद इस पर बात होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।